In my pocket. This is Forest Lovers and today we are going to study about Mobius syndrome. Mobius syndrome क्या होता है? ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है। ये हमारे पास क्या है? कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसकी वेरिंग स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। लाइक एक से ज़्यादा इसके क्लिनिकल फीचर्स मौजूद हैं। और ये किस वजह से होती है कि आपके पास जब ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ये देखें कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जैसे ही बेबी पैदा होगा तो तब से ये मोबियस सिंड्रोम जो है उसमें मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है? क्योंकि उसका जो डेवलपिंग ब्रेन होता है, जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त उसके ब्रेन को कोई ट्रामा हो जाता है या फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कम जारी होती है, या फिर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाता है। तो ब्रेन के अंदर डेवलपिंग के दौरान कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाए या किसी ट्रामा की वजह से या हाइपोक्सिया की वजह से जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे पास कंजेनिटल डिसऑर्डर मोबियस सिंड्रोम हो जाता है। और उसके वेरिंग जो क्लिनिकल वो हैं फीचर्स वो मौजूद होते हैं। ये जो फीचर्स हैं ये यूजली बायलेटरल होते हैं लेकिन एसिमेट्रिकल होते हैं। मींस ये दोनों आइज़ में ये सिम्टम्स मौजूद होंगे। जो क्लिनिकल फीचर्स की मैंने बात की वो दोनों आइज़ में मौजूद होंगे, एक आई में नहीं, बायलेटरल होंगे, ठीक है। और एसिमेट्रिकल होंगे, लाइक उनकी सिमेट्री जो है वो भी सेम नहीं होगी। हो सकता है कि कोई फीचर किसी एक आई में, राइट आई में ज़्यादा हो, लेफ़्ट में कम हो, या फिर लेफ़्ट में ज़्यादा हो, राइट में कम हो। तो इस तरह से एसिमेट्रिकली प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे हम मोबियस सिंड्रोम की? डायग्नोसिस इस तरह से करेंगे मोबियस सिंड्रोम की कि अच्छा, इसकी डायग्नोसिस हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास ये डिज़ीज़ है ये कॉमनली तो बायलेटरल ही होती है, लेकिन कुछ केसेस में यूनिलेटरल जो पेशेंट्स हैं वो भी देखे गए हैं। लाइक उनमें यूनिलेटरली डिजीज़ मौजूद होती है। तो डायग्नोसिस इस तरह से करोगे कि ये एक तो कंजेनिटल है, दूसरा नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये डिज़ीज़ ज़्यादा नहीं हो रही, इसमें प्रोग्रेशन नहीं आ रही, ठीक है। जो सिम्टम्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो नॉन प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल होगी और ज़्यादा मोर कॉमनली बायलेटरल इसमें फिशरल पाल्सी जो है वो मौजूद होती है। फिर इसके अलावा इसमें हमारे पास जो एबडक्शन है वो भी लिमिटेड होती है। एबडक्शन बोलते हैं जब आई नोज़ से अवे देखती है, लेटरल साइड पे देखती है, तो इसमें लिमिटेड एबडक्शन भी होगी। और इसके अलावा जो हमारे पास 9th और 12 नर्व हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी। और इसके अलावा हमारे पास हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी जो है वो भी हो सकती है। आई को इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया भी। मोस्ट केसेस आर स्पोरेडिक, यानी कि स्पोरेडिक कहते हैं रैंडमली, इरेगुलरली जो चीज़ हो रही होती है, जो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, रेगुलरली हो रही है, सॉरी इरेगुलरली हो रही है, रैंडमली हो रही है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, किसी पैटर्न में नहीं हो रही है, उसको स्पोरेडिक कहते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। डायग्नोसिस किस तरह से करनी है? एक तो ये कंजेनिटल नॉन प्रोग्रेसिव है, यूनिलेटरल, और मोस्ट कॉमनली बायलेटरल इसमें फिशल पाल्सी मौजूद होती है, ठीक है। लिमिटेड एबडक्शन होती है। और एक और चीज़ बताई है, दो और चीज़ें बताई हैं कि 9th और 12 नर्व जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। एक तो 7 नर्व इन्वॉल्व हो गई ना फिशल पाल्सी का ये मतलब है, और एक 9th और 12 नर्व इन्वॉल्व हो गई, लिमिटेड एबडक्शन हो गई। और 4th हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी भी हो सकती है कि लाइक एबडक्शन में लिमिटेशन आ गई है ना, तो हो सकता है कि किसी हॉरिजॉन्टल मसल में जो है वो पाल्सी हुई हो, और ये रैंडम है। अब फीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि फ़ीचर्स क्या है। वही वाली बात है, कंजेनिटल नॉन प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल है या मोर कॉमनली बायलेटरल फेशियल पाल्सी होगी इसमें, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो लिड क्लोजर है वो भी एब्सेंट होगा या पुअरली प्रेजेंट होगा। लाइक आप आई को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो लिड जो है ना वो या तो थोड़ी सी क्लोज होगी या बिल्कुल क्लोज ही नहीं होगी, आप आंख को बंद नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से कॉर्नियल एक्सपोजर होगा। और इन पेशेंट्स में माउथ जो है वो भी अक्सर खुला हुआ होता है, ठीक है, उनका मुंह भी खुला हुआ होता है। लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन है, तो कहते हैं लिमिटेशन ऑफ एबडक्शन किस वजह से होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी की वजह से होती है विद नो डेविएशन इन प्राइमरी पोजीशन। लाइक ये आई है प्राइमरी पोजीशन में देख रही है और यहाँ पर आपके पास जो है ना कोई डेविएशन नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी जो है वो मौजूद है।
इस वजह से हो सकती है। इसके अलावा जो सिक्स नर्व है यानी कि एब्डुसेंट नर्व, उसकी पाल्सी हो सकती है, जिसमें क्या होगा, सिक्स नर्व हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये मसल काम नहीं करेगा और आई ईज़ो में चली जाएगी आई ईज़ो में चली जाएगी और फिक्सेशन जो है क्रॉस टू फिक्सेशन होगी इन पेशेंट्स में। और इसके अलावा जो मीडियल रेक्टस मसल है उसका कंट्रैक्चर हो जाएगा एंड अ पॉजिटिव फोर्स रिडक्शन टेस्ट। और जब इन पेशेंट्स का फोर्स रिडक्शन टेस्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। मीन टू से जब एग्जामिनर आई को पैसिवली मूव करवाएगा तो उस मूवमेंट के लिए जो ग्लोब है वो रेजिस्टेंस शो करेगा, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे मौजूद होगी। तो एक और कुछ और काजेज़ इसके मौजूद हैं कि हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी क्यों होती है। तो वो ये है कि डुवेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में जिस तरह हमने पढ़ा था कि रिट्रैक्शन हो रही होती है ग्लोब की जब एडक्शन करते हैं, तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही थी, लाइक ग्लोब की रिट्रैक्शन हो रही थी और नर्विंग ऑफ द पल्पेब्रल फिशर हो रहा था। तो इस वजह से कहते हैं कि सिनकिनेसिस में कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लाइक ये बात बता रहे हैं कि मूबियस सिंड्रोम में भी सिनकिनेसिस में लिमिटेड एबडक्शन है, तो उसके साथ साथ जो है ना ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी है वो भी मौजूद होती है। और कंजेंटल फाइब्रोसिस होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं उनकी अगर कंजेंटल फाइब्रोसिस मौजूद हो यानी कि बहुत ज़्यादा फाइबर्स उनके अंदर आ जाएं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर कोलेजन वगैरह आ जाएं, तो जिसकी वजह से वो टाइट वगैरह हो जाएंगे और वो अपनी जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़े, ये हमने फ़ीचर्स पढ़े। फ़ीचर्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि फेशियल पाल्सी होती है, यूनिलेटरल कंजेनिटल नॉन प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल भी हो सकती है, और इसके अलावा मोर कॉमनली ये बायलेटरल होती है और क्या करती है कि हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी भी मौजूद होती है, लिमिटेड एबडक्शन भी मौजूद होती है और एबडक्शन के रीज़न्स बता दिए कि एबडक्शन क्यों मौजूद होती है। इसके अलावा माउथ भी ओपन होता है इन पेशेंट्स का, लेग ऑफ थैलमस यानी कि लिड क्लोजर नहीं कर पाते, आई क्लोज नहीं कर पाते हैं पेशेंट। और जो लिमिटेड एबडक्शन है वो किस वजह से होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी होती है, इस वजह से प्राइमरी पोजीशन में डेविएशन नहीं होती, और दूसरा सिक्स नर्व पाल्सी की वजह से होता है। सिक्स नर्व पाल्सी में हमारे पास क्या होता है, लेटरल रेक्टस मसल जो है वो काम नहीं कर रहा होता, आई ईज़ो में चली जाती है और क्रॉस फिक्सेशन होती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मीडियल रेक्टस की जो है ना कॉन्ट्रैक्चर हो जाए और क्या हो जाएगा हमारे पास ये लिमिटेड एबडक्शन हो जाएगी। ठीक है, मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्चर का क्या मतलब कि हमारे पास उसका फंक्शन जो है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है या फंक्शन उसका लॉस होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि लिमिटेड एबडक्शन वगैरह हो रही है। और इसके अलावा कंजेंटल फाइब्रोसिस हो जाए एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की, या डुवेन रिट्रैक्शन सिंड्रोम के साथ भी बताया गया है कि सिनकिनेसिस वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं मूबियस सिंड्रोम में। फिर क्या कहते हैं और फीचर्स क्या हैं इसके, कहते हैं एक से ज़्यादा कॉज जो है वो मौजूद हो सकती है। ठीक है, स्ट्रैबिस्मस अगर प्रेजेंट हो तो मोस्टली जो है वो क्या होगा, इज़ोट्रोपिया होगा। ठीक है, समझ आ रही है। कहते हैं स्ट्रैबिस्मस अगर प्रेजेंट हो तो मोस्टली कौन सा स्ट्रैबिस्मस होगा, इज़ोट्रोपिया होगा। हेड टर्न में बी अडॉप्टेड टू अलाउ फोवियल फिक्सेशन विद इन द प्रेफर्ड आई, लाइक दो आईज़ हैं, अगर एक कोई ईज़ो हुआ है और दूसरा फिक्सेट कर रही है, तो जो फिक्सेटेड आई है हेड टर्न में बी अडॉप्टेड टू अलाउ फोवियल फिक्सेशन विद द प्रेफर्ड आई, तो जो प्रेफर्ड आई है वो फिक्सेटेड आई है उससे फोवियल फिक्सेशन लेने के लिए हेड टर्न भी करेगा। ठीक है, वर्टिकल गेज इज़ इंटैक्ट, वर्टिकल गेज जो है इंटैक्ट है क्योंकि सुपीरियर रेक्टस और ये जो रेक्टाइल मसल्स हैं और जो ओब्लिक मसल्स हैं वो तो इंटैक्ट होंगे ना, वो ठीक होंगे, उनका फंक्शन ठीक होगा। इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि वर्टिकल जो गेज है वो ठीक होंगी, और बेल्स फिनोमेनॉन जो है वो भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से जो कॉर्निया का एक्सपोजर है उसमें जो केराटाइटिस वगैरह है उससे प्रिवेंट करेगा। क्या, बेल्स फिनोमेनॉन। बेल्स फिनोमेनॉन कहते हैं ये नेचुरल प्रोसेस या फिनोमेना है जिसमें जब आई पेशेंट बंद करता है तो ग्लोब जो है वो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ
अपवर्ड एंड आउटवर्ड चला जाता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉर्निया जो है वो एक्सपोजर से बच जाता है। तो ये कुछ और फीचर्स बता दिए मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, बल्बर पाल्सी भी मौजूद है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या हो रहा था कि 9th और 12th नर्व भी इन्वॉल्व थी, ठीक है। एक तो 7th नर्व इन्वॉल्व थी, ठीक है, और इसके साथ साथ 9th और जो 12th नर्व थी वो भी उसकी भी जो क्रेनियल नर्व्स थी उसकी पाल्सी थी, जिसकी वजह से स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी। मतलब बंदा कुछ खा रहा होगा तो वो उसको निगल नहीं सकेगा। और इसके अलावा फीडिंग डिफ़िकल्टी होंगी बच्चों में, लाइक फीडिंग नहीं कर पाएंगे। और स्पीच की जो डेवलपमेंट होती है, लाइक बोलने का जो प्रोसेस है, ऐसे बच्चे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। टंग की एट्रोफिक हुई भी होगी कि इसमें सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंटल इशू है, सेल्स वगैरह एब्सेंट हैं। और अदर एसोसिएशंस ये है कि बंदा सुन नहीं सकेगा, डेफ होगा, पेक्टोरल जो मसल्स होता है उसका हाइपोप्लेजिया यानी कि अंडर डेवलपमेंट हुई भी होगी, ठीक हो गया। सेंडेक्टाइल हुआ होगा, लाइक फ़ीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हुई होगी, ठीक हो गया। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये मोबियस सिंड्रोम के पेशेंट में मौजूद होगी। ये आप देख सकते हैं, ये पेशेंट, इस बेचारे को मोबियस सिंड्रोम हुआ है। इसके ईयर्स देखें, इसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हुई हुई, माउथ भी ओपन हुआ हुआ है। तो ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं इसके यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन भी मौजूद होती है, स्पीच डेवलपमेंट भी डिले होती है। फिर हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गई। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कह रहे हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है लॉस होती है ना कुछ पेशेंट में, जिनको कहते हैं इन्फेंटाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और इसको फिशियो कैप्सुलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी भी कहते हैं। इन्फेंटाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिशियो कैप्सुलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कम होते हैं, वो इतना फेशियल एक्सप्रेशन दे नहीं सकता, ठीक हो गया। तो इस डिज़ीज़ के साथ भी मोबियस सिंड्रोम जो है वो क्लिनिकल फीचर्स शेयर करता है। इसके अलावा ओकुलर मूवमेंट डिसऑर्डर भी, जो डुएन रिटेक्शन में भी हमने पढ़ा था ना कि जो क्लास 1 है, सॉरी स्टेज 1 है, उसमें क्या होता है, लिमिटेड एबडक्शन होती है। तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि लिमिटेड एबडक्शन होती है। तो कहते हैं ओकुलर मूवमेंट डिसऑर्डर जो है वो डुएन रिटेक्शन सिंड्रोम की तरह ही लग रही होती है। तो इसके साथ डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है मोबियस सिंड्रोम को। इसके अलावा एक और बात बताई गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, अच्छा 2 ही सिर्फ इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे। एक डुएन रिटेक्शन सिंड्रोम था, ओकुलर मोटेलिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ रिलेटेड थी, मतलब उसके साथ सिमिलरिटी शो कर रही थी। और दूसरा क्या बताया था, फिशियो कैप्सुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी या फिर इन्फेंटाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो थे वो लेग थे। मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। मीन टू से एक से ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स मौजूद हैं ऐसे पेशेंट को। तो अभी ये डेफ भी है, इसका माउथ भी खुला हुआ है, लेग ऑफ थैलमस भी है, इज़ोट्रोपिया भी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी है। तो यानी ब्रेन का भी चाहिए इसको, ईयर्स का भी करेक्शन चाहिए इसको, नर्व पाल्सी भी इसको मौजूद है, वो भी करेक्शन मांगती है, इज़ोट्रोपिया भी मौजूद है, वो भी करेक्शन मांगती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स जो हैं इनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, ठीक है। और ऐसी फैमिलीज़ जिनके पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को उनकी जो जेनेटिक एडवाइस है वो देनी चाहिए उनको, ठीक है। क्लोज सुपरविजन ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे चाइल्ड्स की जो डेवलपमेंट है उस पर उसकी सुपरविजन बहुत ज़रूरी होती है कि देखा जाए कि किस तरह से डेवलपमेंट वगैरह हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आ गया। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। नॉन सर्जिकल में तो आप लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसको करेक्ट किया जाता है। अगर सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको ठीक कर लें। और इसके अलावा कोई एनाइजोमेट्रोपिया हो, यानी कि एक आई में रिफ्रैक्टिव एरर कुछ और हो, दूसरे आई में कुछ और हो, और दोनों में डिफरेंस मौजूद हो, उसको एनाइजोमेट्रोपिया कहते हैं। तो उसको भी ठीक करना चाहिए। इसके अलावा जो विजुअल एक्विटी है उसकी रिस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि बाइनोकुलर सिंगल विजन अगर एब्सेंट है, स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया शुड बी मैनेज विद ओक्लूजन थेरेपी। लाइक कह रहे हैं कि वीए की आप लोगों ने रिस्टोरेशन करवानी है। अगर बाइनोकुलर सिंगल विजन एब्सेंट है, एम्ब्लायोपिया हुआ है, तो पहले उसकी थेरेपी वगैरह, तो ओक्लूजन थेरेपी दे दो, ठीक है। फिर ओकुलर ट्रीटमेंट में लेग ऑफ थैलमस को ट्रीट करो, लुब्रिकेंट्स दे दो ऐसे पेशेंट को। और नाइट में क्या कर लो, उसकी आई को टेपिंग करवा लो, बंद करवा लो, ताकि जो कॉर्निया है वो एक्सपोज ना हो। लेग ऑफ थैलमस तो मैंने बता दिया कि आईलिड को क्लोज नहीं कर पाएगा, आई को क्लोज नहीं कर पाता मोबियस सिंड्रोम का पेशेंट, तो उसके लिए लुब्रिकेंट्स और टेपिंग वगैरह
सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या बताया जा रहा है, आप लोगों को तो पता है कि ईज़ोट्रोपिया इसमें था मोस्ट कॉमनली, तो उसकी सर्जरी करवा लेंगे ताकि जो अपीयरेंस है अनसाइट ईज़ोट्रोपिया वो ठीक हो जाए। ठीक है, लार्ज मीडियल रेक्टस रिसेशन, देखें ईज़ोट्रोपिया हो रहा है ना, ईज़ोट्रोपिया में क्या होता है, मीडियल रेक्टस ओवर एक्ट कर रहा होता है। मीडियल रेक्टस ओवर एक्शन की वजह से क्या होता है कि आपने इसको वीक करना होता है। वीक करने के लिए आप रिसेशन कर लेते हैं, मसल को कट करके और उसको दूसरी जगह पे जो है वो लगा देते हैं, रिपोजिशन कर देते हैं। और इससे क्या होता है, डिविएशन प्राइमरी पोजीशन में तो ठीक हो जाती है, लेकिन अच्छा तो इससे क्या होता है कि प्राइमरी पोजीशन में डेविएशन इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इडक्शन और कन्वर्जेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कुछ केसेस में। ठीक हो गया, क्योंकि मीडियल रेक्टस को आप इतना ज़्यादा रिसेस कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस तो फिर वीक हो जाएगी ना, और रिडक्शन भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जो कि हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है, बस ये मोबियस सिंड्रोम इतना ही था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी समरी दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मोबियस सिंड्रोम में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये कंजेनिटल होता है, मोस्ट कॉमनली यूनिलेटरल होता है, कुछ केसेस में बायलेटरली भी मोस्ट कॉमनली ये आई थिंक बायलेटरल होता है, और लेस कॉमनली ये जो यूनिलेटरल होता है और कंजेनिटल है, नॉन प्रोग्रेसिव है। इसके अलावा हमारे पास इसमें वेरिएबल क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लिमिटेड अभी फीचर्स पे नहीं जाते। और इसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, ये स्पोरेडिक होता है, और इसमें ईज़ोट्रोपिया जो है मोस्ट कॉमनली देखा गया है। माउथ इस क्लिनिकल फीचर्स में अभी आ जाते हैं, वेरिएबल क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिटेड एबडक्शन हो रही होती है, फेशियल नर्व पाल्सी हुई भी होती है इसमें, हमारे पास बल्बर पाल्सी भी होती है इसमें, यानी कि 7th 9th और 12th नर्व इन्वॉल्व हैं। और क्या चीज़ इसमें बताई गई, पेशेंट का जो है वो माउथ ओपन होता है, लेग ऑफ थैलमस हो रहा होता है, और इसके अलावा पेशेंट को डेफनेस होती है, स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, स्पीच डेवलपमेंट डिले होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। और क्या चीज़ें होती हैं ऐसे पेशेंट को जो है ना, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कॉर्नियल एक्सपोजर हुआ होता है लेग ऑफ थैलमस की वजह से, और बस यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और लिमिटेड एबडक्शन किस किस वजह से होती है, ओरिजेंटल गेज पाल्सी की वजह से होती है, 6th नर्व पाल्सी की वजह से होती है, और कंजेनिटल फाइब्रोसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल की वजह से होती है, और डुएन डिटेक्शन सिंड्रोम के साथ भी कुछ एसोसिएशन बताई गई थी। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने देखा कि दो चीज़ें थी डुएन डिटेक्शन सिंड्रोम के साथ, एक तो सिमिलरिटी शो कर रहा था और दूसरा किस चीज़ के साथ सिमिलरिटी कर रहा था, इन्फेंटाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह के साथ। फिर हमने मैनेजमेंट का पढ़ा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसके लिए चाहिए होगी, और ट्रीटमेंट में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ा। सर्जिकल में हमने क्या देखा कि मीडियल रेक्टस की रिसेशन करवा दी थी, और नॉन सर्जिकल में हमने क्या देखा कि जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी करेक्शन दे दी थी, और इसके अलावा एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करके विजुअल एक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया था। तो क्या इसमें कुछ मुश्किल था, ये बहुत ईजी टॉपिक था। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। इसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्बिटल मायोसाइटिस में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।